बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड इट्स ट्रीटमेंट हमारा टॉपिक है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये डायबिटीज़ मेलाइटिस का तो हमें पता है कि जब परसिस्टेंटली ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या हो, ब्लड में ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब टाइप 2 ये कौन सी टाइप है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में ऐसा होता है कि हमारे पास बीटा सेल्स जो वो क्या हैं, बिल्कुल ठीक है, बीटा सेल्स बिल्कुल सही है, इंसुलिन भी बन रहा है, लेकिन मसला क्या है कि इंसुलिन जो है वो सिक्रीट नहीं हो रहा। हो सकता है कि इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा, या फिर हो सकता है इंसुलिन सिक्रीट भी हो रहा है, जहाँ के ये अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर पा रहा है। रिसेप्टर्स जो है वो इसको ले नहीं पा रहे, इस सिग्नल को डिसेंसिटाइजेशन हो गई है। तो इस वजह से जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, इंसुलिन जो है इस पे एक्ट नहीं कर पा रहा, तो ग्लूकोज की अपटेक नहीं हो पाती, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज जो है फिर वो ब्लड में ही रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ज़्यादातर 90% पेशेंट्स को जो हमारे पास आते हैं वो उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, और ये 40 ईयर्स की एज के बाद होता है। मोस्टली बच्चों को नहीं होता, 40 ईयर्स के एज के बाद ये जो है ये डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को जो है क्या बोलते हैं, NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये वाली जो टाइप है डायबिटीज़ की, जो टाइप 2 है, ये इंसुलिन पे जो है वो डिपेंड नहीं करती। एक्सोजीनस इंसुलिन इसके लिए मस्ट नहीं है, बल्कि हम लोग इसमें कुछ और ड्रग्स देंगे जो क्या करवाएगी, इंसुलिन को सिक्रेट करवाएगी बीटा सेल से, या फिर ये क्या करवाएगी, हमारे पास जो ड्रग्स है वो इसकी सेंसिटाइजेशन, वो जो रिसेप्टर जिस पे इंसुलिन एक्ट करता है, उन रिसेप्टर्स की सेंसिटाइजेशन को क्या करेगा, इन्हांस करेगा। तो इंसुलिन इन रिसेप्टर्स पे जो है वो एक्ट कर पाएगा और अपना एक्शन जो है वो शो कर पाएगा और ग्लूकोज के अपटेक को इन्हांस करवाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं, इंसुलिन जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा हम लोग यहाँ पे मतलब ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता, ये यहाँ पे हम लोग कुछ बाकी ड्रग्स दे के भी ट्रीटमेंट जो है वो करवा सकते हैं। इसकी जो काजेज़ हैं इस टाइप 2 की, वो है हमारे पास सबसे पहले मेन जो काज वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अक्सर लोगों को ये होता है कि उनको 40 ईयर्स के बाद वो लोग कहते हैं कि हमें क्या है, ख़ानदानी ये बीमारी है शुगर की। बाद 40 ईयर्स के बाद उनको ये जो डिजीज़ है वो हो जाती है कि उनमें इंसुलिन जो है वो सिक्रेट नहीं कर पाता, या फिर उनके सेल्स जो रिसेप्टर्स हैं उन पे एक्ट नहीं कर पाता। दूसरा जो है इनकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि ये लोग जो है वो एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, या फिर बेड ईटिंग हैबिट्स हैं इनकी, या फिर इनको ओबेसिटी है, तो इनकी ओबेसिटी पे डिपेंड करता है। ओबीस पेशेंट्स को ज़्यादातर इनसे ये डायबिटीज़ के चांस होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, अगर एक बंदा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो उसको भी डायबिटीज़ के जो वो चांस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं कि उसको भी क्या हो सकता है, डायबिटीज़ जो है वो हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़। इस की सिम्टम्स क्या हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की? ग्लूकोज यूरिया होता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो ये सारा के सारा जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाए। यूरिन में वैसे हमें 0% हमें कोई ग्लूकोज नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब बंदे को डायबिटीज़ होता है तो हमें यूरिन में ग्लूकोज नज़र आएगा। ये कब जब 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्या हो, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। नॉर्मली हमारे पास कितना होता है, 70 to 110, लेकिन अब बढ़ गया है 180 तक आ गया, तो अब हमें क्या होगा कि हमें यूरिन में ग्लूकोज जो है वो नज़र आएगा। तो यूरिन में सारा का सारा ग्लूकोज लॉस होगा, तो फिर जब यूरिन में ग्लूकोज लॉस होता है, ग्लूकोज की जो अमाउंट है यूरिन में जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऑस्मोलरिटी बढ़ती है ना यूरिन के, तो वो सारा के सारा जो वाटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम्स है, यहाँ से ये मैं नेफ्रॉन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे अगर ग्लूकोज की अमाउंट अब ज़्यादा हो रही है तो यहाँ से मेडुलरी इंटरस्टिशियम से ये ग्लूकोज की जो हाई ऑस्मोलरिटी है वो सारा के सारा वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा और बॉडी से रिमूव करेगा यूरिन में। तो फिर क्या होगा, पीछे बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, बंदे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बन के रिमूव हो रहा है, इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। किस वजह से, हाई ग्लूकोज की अमाउंट की वजह से पॉलीयूरिया हो रहा है। पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से निकल रहा है तो उसको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है प्यास लगती है, उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेगिया
ये कौन सी सिम्टम है, इसमें बंदे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ग्लूकोज बॉडी से लॉस हो रहा है ना, तो बंदे को कमज़ोरी होती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खाने पे जोर देता है, ये जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं। और इन लोगों की जो ब्रीथिंग में से कीटोन की स्मेल आती है जब ये लोग सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो बॉडी से लॉस हो रहा होता है ना, तो पीछे बॉडी में तो ग्लूकोज नहीं बचता। तो फिर क्या होता है कि हमारे पास इनकी बॉडी में जो फिर एनर्जी की प्रोडक्शन कहाँ से होती है, फैटी एसिड्स को। फैटी एसिड्स इनकी बॉडी जो है वो फिर फैटी एसिड्स को यूटिलाइज करती है। तो फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन से हमारे पास क्या बनता है, इसका जो मेटाबोलाइट है वो कीटोन बनता है। तो तब ये लोग जब सांस लेते हैं तो इनकी जो ब्रीथिंग है उसमें से हमें एक स्वीट सी स्मेल आती है कीटोन की। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की वो है हमारे पास सिम्टम्स है। और इसको टेस्ट कैसे करते हैं कि बंदे को फास्टिंग पे रखते हैं, उसके बाद उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। हमारे पास ये इसकी HbA1c का अमाउंट चेक करते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन का। इसकी अमाउंट अगर बॉडी में ज़्यादा मिलेगी हमें, तो हम कहेंगे बंदे को क्या है, डायबिटीज़ है। अब हम इसकी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि इसको हम लोग जो है वो ट्रीट कैसे करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को। तो हमारे पास क्या है, इंजेक्टेबल। सबसे पहले इंजेक्टेबल ग्लूकोज लोवरिंग ड्रग्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जो है वो देते हैं और ग्लूकोज की अमाउंट को बॉडी में कम करवाएंगे। तो हमारे पास एक है प्रेमलेंटाइड और दूसरा है ग्लूकागान लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट। दोनों को इंजेक्शन के थ्रू जो है हम लोग यूज़ करेंगे, ऑरली यूज़ नहीं करते हम लोग। क्या करेंगे, इसको इंजेक्शन के थ्रू यूज़ करेंगे और ये क्या करेंगे, ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में कम करवाएंगे। प्रेमलेंटाइड क्या चीज़ है, ये एक्चुअली हमारे पास होता ये है कि जब यहाँ से ये क्या है, बीटा सेल से जब इंसुलिन सिक्रीट होता है, तो इंसुलिन के साथ एक और चीज़ सिक्रीट होती है जिसे हम बोलते हैं एमाइलिन। ये एमाइलिन, इसका क्या काम है, ये इंसुलिन के साथ को सिक्रीशन होती है, इंसुलिन के साथ ही सिक्रीट होता है एमाइलिन। ये क्या है, पेप्टाइड है। ये एमाइलिन क्या करता है, इसका फंक्शन ये कि ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो बंदे को फिर भूख जो है फिर वो जल्दी नहीं लगती, आहिस्ता है, क्योंकि अब स्टमक से जो फूड है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर रहा है। दूसरा ये क्या करता है, पोस्टप्रेंडियल ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन की जो सिक्रीशन है उसको क्या करता है, कम करता है। पोस्टप्रेंडियल ग्लूकागॉन सिक्रीशन मतलब कि खाने के बाद ग्लूकागॉन की जब हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद ये जब सिक्रीट होता है इंसुलिन के साथ एमाइलिन, तो ये ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को क्या करता है, कम करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ना, तो बॉडी में फिर ग्लूकोज तो ज़्यादा हो जाएगा। एक तो हम लोगों ने खाना खाया उस वजह से ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, अब दूसरा ग्लूकागॉन भी इसको ज़्यादा कर रहा है, तो एमाइलिन क्या करता है, खाने के बाद ग्लूकागॉन को इनहिबिट कर देता है। तो इसको बोलते हैं पोस्टप्रेंडियल ग्लूकागॉन सिक्रीशन को इनहिबिट करता है हमारे पास एमाइलिन। ये क्या है, नेचुरली। लेकिन अब हमारे पास किसी वजह से एमाइलिन जो है वो नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंथेटिक एमाइलिन यूज़ करेंगे। सिंथेटिक, इसका एनालॉग हमारे पास क्या है, प्रेमलेंटाइड। इसको हम लोग क्या करेंगे, एमाइलिन की जगह यूज़ करेंगे, एमाइलिन अगर बॉडी में नहीं बन रहा। इसको यूज़ कैसे करेंगे, प्रेमलेंटाइड इंसुलिन के साथ ही यूज़ करते हैं, बट एक ही इंजेक्शन में नहीं। इंसुलिन जब हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं तो इंसुलिन की डोज को हम लोग 50% जो है वो कम करेंगे, और इस प्रेमलेंटाइड को अलग इंजेक्शन में हम लोग इसको सबकुटेनियसली जो है वो बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, बट एक ही इंजेक्शन में इंसुलिन के साथ जो है वो इंजेक्ट नहीं करता। इसको एज एडजंक्ट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, किसके साथ, इंसुलिन के साथ, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए। इसके जो प्रेमलेंटाइड है इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, प्रेमलेंटाइड जो है इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये है कि ये नोज़िया काज करता है, इसके अलावा वोमिटिंग काज करता है और एनोरेक्सिया काज करता है। ये इसकी क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इस प्रेमलेंटाइड की। और इसको किन पेशेंट्स में नहीं देना, जिनमें ऑलरेडी जो है वो स्टमक प्रॉब्लम हो, लाइक गैस्ट्रोपेरेसिस कंडीशन। जिन पेशेंट्स में गैस्ट्रोपेरेसिस की कंडीशन है, गैस्ट्रोपेरेसिस कंडीशन कौन सी होती है, इनमें डिले स्टमक एम्प्टिंग। ऑलरेडी इन पेशेंट्स में स्टमक जो है वो स्टमक की जो फूड जो स्टमक से इंटेस्टाइन में आएगा वो ऑलरेडी स्लो है, तो मज़ीद ये क्या करेगा, स्लो करेगा, तो
कंडीशन जो है वो सीवियर हो सकती है, तो इन पेशेंट्स में हम लोग यूज़ नहीं करते जिनको गैस्ट्रोपेरेसिस हो ऑलरेडी। दूसरी जो ड्रग है वो हमारे पास ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये क्या है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट? हमारे पास क्या होता है कि स्टमक में जब हम लोग फूड खाते हैं ना, तो फूड जो है वो स्टमक में आता है, और ये फूड जो है सिग्नल देता है इन स्टमक के सेल्स को, और यहाँ पे जो स्टमक की लाइनिंग में कुछ सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं हमारे पास, इनक्रेटिन। इनक्रेटिन क्या है एक्चुअली? ये क्या है? ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड है, ये हार्मोन है, पेप्टाइड है। ये क्या करता है इनक्रेटिन? यहाँ से जब सिक्रीट होगा ये जाएगा ब्लड के थ्रू मूव करते हुए किसके पास? पेंक्रियाज के पास। पेंक्रियाज में ये जाके बीटा सेल को सिग्नल देता है, और बीटा सेल से इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाता है। कौन? इनक्रेटिन। बट लेकिन अब किसी वजह से ऐसा हो गया कि इनक्रेटिन ये यहाँ से रिलीज़ ही नहीं हो रहा, इनक्रेटिन रिलीज़ नहीं हो रहा, या फिर अगर बंदे ने गैस्ट्रेक्टोमी करवाई हो तो इन पेशेंट्स में भी अब क्या होगा, इनक्रेटिन जो है वो रिलीज़ नहीं होता, या फिर कम रिलीज़ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, गैस्ट्रेक्टोमी की वजह से कम रिलीज़ होता है, या फिर किसी कंडीशन की वजह से ये रिलीज़ ही नहीं हो रहा, तो इंसुलिन की जो है फिर वो प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि इनक्रेटिन ही सिग्नल देता है बीटा सेल को कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाओ। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस इनक्रेटिन का GLP का इसका एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसमें हमारे पास जो है वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं? एल्बी ग्लूटाइड, ड्यूलाग्लूटाइड है, एक्सिनाटाइड है, लिराग्लूटाइड और लिराग्लूटाइड। देन हमारे पास सीमाग्लूटाइड है। देन हमारे पास जो है वो लेक्सिसिनाटाइड। ये हमारे पास जो है वो ड्रग्स हैं। ये क्या है? GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये इन सब को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? इंजेक्टेबल है, ये सारी क्या है? इंजेक्टेबल्स है, इंजेक्शन के थ्रू यूज़ करना है। और इनके हमारे पास कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये अवेलेबल है। लेक्सिनाटाइड जो है ये इसको हम लोग किसके साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं? इंसुलिन डिग्लोडेक के साथ। कम्बिनेशन में देते हैं, जबकि लिराग्लूटाइड ये वाली जो ड्रग है इसको हम लोग कम्बिनेशन में देंगे किसके साथ? लिराग्लूटाइड को इंसुलिन डेटिमर ग्लार्जिन के साथ, हम लोग इसको कम्बिनेशन में देते हैं। लिराग्लूटाइड को ग्लार्जिन के साथ, और लेक्सिसिनाटाइड को हम लोग जो है वो ग्लार्जिन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, और लिराग्लूटाइड को डेग्लोडेक के साथ, और लेक्सिसिनाटाइड को ग्लार्जिन के साथ जो है हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि डेली इंजेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और साथ में हम लोग इंसुलिन की डोज भी जो है वो क्या करेंगे? कम करेंगे। इसका मैकेनिज्म, GLP का एगोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? यही जो मैंने बताया कि इनक्रेटिन जो है वो बीटा सेल से जो है वो क्या करता है? इंसुलिन की सिक्रीशन करवाता है। लेकिन इसके अलावा ये क्या करता है? गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करवाता है, तो बंदे को फिर जो है वो भूख जल्दी नहीं लगती। गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करवाता है। इन्हांस करता है किसको? स्टाइटी को। स्टैटी कौन सी कंडीशन है कि बंदे को फुलनेस की कंडीशन आती है, भूख नहीं लगती। तो जब भूख नहीं लगती, बंदा से कम खाना खाएगा तो उसका वेट नहीं बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल उसकी बॉडी में बढ़ेगा नहीं। और इसके अलावा इसका फंक्शन है कि ये बीटा सेल की प्रोलिफरेशन करवाता है, क्योंकि बीटा सेल ही क्या करता है? इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाता है। तो ये क्या करता है? बीटा सेल की प्रोलिफरेशन करवाता है। ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन की जो अमाउंट है उसको भी ये क्या करेगा? जो हम लोग बाहर से ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, वो इसकी अमाउंट को भी क्या करेगा? कम करेगा। पोस्टप्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया, खाने के बाद जो ग्लूकोज का जो लेवल बढ़ जाता है उसको भी ये क्या करता है? कम करता है। और इसके अलावा वेट को लॉस करता है। वेट को लॉस कैसे करता है? कि बंदे को स्टैटी की कंडीशन आती है, फुलनेस की, तो वो खाना नहीं खाता तो खुद बहुत जो है वो उसका वेट जो है वो लॉस हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास ये जो एल्बी ग्लूटाइड है,
डुलाग्लूटाइड और सीमाग्लूटाइड। एल्बिग्लूटाइड, डुलाग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड, ये इनको हम लोग जो है वो वीक में एक दफ़ा डोज इसकी यूज़ करते हैं, डोज वंस वीकली। जबकि ये जो लिराग्लूटाइड है और लिक्सिसिनाटाइड है, ये दोनों इनको हम लोग जो है वंस डेली जो है वो यूज़ करते हैं इसका डोज। लेकिन और ये एक्जिनाटाइड हमारे पास दो फॉर्म में अवेलेबल है। इसका एक्जिनाटाइड हमारे पास दो फॉर्म में अवेलेबल है, शॉर्ट एक्टिंग भी हमारे पास है और लॉन्ग एक्टिंग भी है। शॉर्ट एक्टिंग में ये तो जो हम लोग इसको एक्जिनाटाइड को डेली जो है डोज मतलब ट्वाइस डेली यूज़ करेंगे, दिन में 2 मरतबा यूज़ करेंगे। और इसकी जो लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म है वो इसकी एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन है, जिसको हम लोग वीक में जो है वो एक दफ़ा यूज़ करेंगे। एक्जिनाटाइड की जो लॉन्ग प्रिपरेशन है ना, वो एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन है, तो ये लॉन्ग एक्टिंग इसका एक्शन होगा और इसको हम लोग जो है वो वीक में एक दफ़ा ही यूज़ करेंगे एक्जिनाटाइड को। और इस जीएलपी रिसेप्टर एगोनिस्ट की जो हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो क्या है, हम इसकी तरफ आते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसकी पेंक्रियाटाइटिस है और थायराइड कार्सिनोमा, ये इसकी क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जीएलपी रिसेप्टर एगोनिस्ट की ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। और इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, हम लोग इसको ज़ाहिर पेंक्रियाटाइटिस को ये मज़ीद स्वेयर करेगा अगर बंदे को ऑलरेडी पेंक्रियाटाइटिस है, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस कंडीशन, हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इस कंडीशन को ये मज़ीद जो है वो स्वेयर कर सकता है। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये इसको क्या है, कंट्राइंडिकेशन है, इस कंडीशन में हम लोगों ने इसको यूज़ नहीं करता, ये यूज़ नहीं करना। अब हम लोग जो है वो ओरल ग्लूकोज लोवरिंग एजेंट्स की तरफ आते हैं कि ओरली हमारे पास जो अभी तो हम लोगों ने इंजेक्टेबल ग्लूकोज लोवरिंग एजेंट्स पढ़े ना, अब हम लोग ओरल ग्लूकोज लोवरिंग एजेंट्स की तरफ आते हैं कि उसमें हमारे पास जो है वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं। ओरल ग्लूकोज लोवरिंग ड्रग्स जो हमारे पास है, सल्फोनाइल यूरियस, ग्लिनाइड्स, बाइगुआनाइड्स, थायाजोलिडाइनडाइंस, DPP4 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स और अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। हमारे पास ये जो 7 जो ड्रग्स हैं ये क्या है, ओरल ग्लूकोज लोवरिंग ड्रग्स। इसको हम लोग ओरली यूज़ करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सल्फोनाइल यूरियस। इसमें हमारे पास ग्लाइब्यूराइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिमीपाइराइड ड्रग्स आती हैं। सल्फोनाइल यूरियस जो है वो हमारे पास सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं, जिसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। ये सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं जिसमें हमारे पास ग्लाइब्यूराइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिमिपाइराइड आते हैं। इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है ये, हम इसकी तरफ आते हैं कि सल्फोनाइल यूरेज का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। सल्फोनाइल यूरेज जो है क्या है, इंसुलिन सिक्रीटाजोग्स हैं, इंसुलिन सिक्रीटाजोग्स, मतलब कि ये क्या कहती हैं, इंसुलिन की जो रिलीज़ है उसको, इंसुलिन को रिलीज़ करवाता है। इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन बन तो गया है लेकिन रिलीज़ नहीं हो पा रहा था, तो सल्फोनाइल यूरेज ने इसको क्या करवाया है, रिलीज़ करवाया। इंसुलिन की सिक्रीशन को बीटा सेल इसको सिक्रीट नहीं कर पा रहा था, तो सल्फोनाइल यूरेज ने इसको सिक्रीट करवाया। कैसे, हमें पता है कि जो बीटा सेल है उसके यहाँ पे इस बीटा सेल के पास क्या है, सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप। यहाँ से क्या होता है, पोटाशियम बाहर जाता है, तो ये जो पोटाशियम है ये जब बाहर जाता है, बाहर जाता है तो सही है, इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता। इंसुलिन कैसे सिक्रीट होता है, जब यहाँ पे सेल के अंदर एटीपी का जो लेवल है वो बढ़ जाए, तो ये जो एटीपी का हाई लेवल क्या करेगा, इस पंप को ब्लॉक करेगा, तो पोटाशियम जो है वो बाहर नहीं जाएगा और पोटाशियम सेल के अंदर एक्युमुलेट होगा। जब पोटाशियम सेल के अंदर एक्युमुलेट होगा तो क्या होगा, सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और इंसुलिन की पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो डिपोलराइजेशन होगी। यहाँ पे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, ये ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम अंदर रश करेगा, और ये जो कैल्शियम है, ये जो इंसुलिन के पैकेट्स हैं, वेजिकल्स हैं, इसको यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ, बीटा सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करवाएगा और इंसुलिन को रिलीज़ करवाएगा। नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन अब क्या हो गया, किसी वजह से कि ये जो पंप है ये अब क्या हो रहे हैं, वो क्लोज़ नहीं हो रहे, ये जो पंप है वो क्लोज़ नहीं हो रहे,
तो ये जो सल्फोनाइल यूरियाज ये क्या करेगा, इस पोटाशियम पंप को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट करेगा और डिपोलराइजेशन होगी, कैल्शियम अंदर मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा और इस इंसुलिन के वेसिकल्स को फ्यूज़ करवाएगा बीटा सेल के मेम्ब्रेन के साथ और इंसुलिन को रिलीज़ करवाएगा। ये है सल्फोनाइल यूरियाज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये जो है वो कैसे काम करता है। इसके अलावा ये हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करवाता है। लाइक जो लिवर में जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही थी, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, उससे जो ग्लूकोज बन रहा था उसको भी ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इस तरह ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में कम करता है, इंसुलिन को सिक्रीट करवा के और हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को डिक्रीज करवा के। और इसके अलावा इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को, ग्लूकोज के पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को क्या करता है, इन्हांस ज़्यादा करता है। तो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा सेल इसको यूज़ करेंगे तो ब्लड में इसका लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं कि इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, एडमिनिस्टर इसको ऑरली करते हैं सीरम प्रोटीन्स के साथ, ये देन बाइंड होके अपने टारगेट ऑफ साइट की तरफ जाता है, टारगेट साइट की तरफ जो है वो ये जाता है सीरम प्रोटीन्स के साथ ये बाइंड करके, और मेटाबोलाइज जो है ये लिवर में होते हैं ये वाली ड्रग्स, मेटाबोलाइज होके देन ये एक्सक्रीट हो जाती हैं यूरिन एंड फीसेस में। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ग्लाइब्यूराइड का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये है 18 हॉर, ग्लिपिजाइड का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 20 हॉर, और जो ग्लिमिपाइराइड है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 24 हॉर्स। ये इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। और इसके अलावा जो ड्रग्स हैं जो इसके इफेक्ट को सल्फोनाइल यूरियाज के इफेक्ट को कम करवाती हैं, उसमें हमारे पास एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, डायरेटिक्स हैं, नियासिन है, फिनोथाइजीन है, सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं। और जो ड्रग्स इसके एक्शन को इन्हांस करती हैं वो है एंटीफंगल एजोल, बीटा ब्लॉकर्स, क्लोरामफेनिकोल, सैलिसाइलेट्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, प्रोबेंसेड और सल्फोनामाइड्स, ये इसके इफेक्ट को इन्हांस करवाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है ग्लीनाइड्स। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये सल्फोनाइल यूरियाज के बारे में था। अब हम आते हैं ग्लीनाइड्स की तरफ। ग्लीनाइड्स में हमारे पास जो ड्रग्स हैं, ग्लीनाइड्स में हमारे पास दो ड्रग्स हैं, एक है रीपाग्लीनाइड, दूसरी है नेटिग्लीनाइड। रीपाग्लीनाइड और नेटिग्लीनाइड ये क्या करती है, इनका भी एक्शन जो है वो सल्फोनाइल यूरियाज की तरह ही है, मतलब ये भी उसकी तरह क्या करती हैं, इंसुलिन को सिक्रीट करवाती हैं। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन सिक्रीटाजोग। इंसुलिन सिक्रीटाजोग्स हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन को ये भी सल्फोनाइल यूरियाज की तरह इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करवाती है। पोस्टप्रांडियल ग्लूकोज को रेगुलेट करवाती है। लाइक पोस्टप्रांडियल ग्लूकोज क्या मतलब कि खाने के बाद जो ग्लूकोज का लेवल है वो जो बढ़ जाता है तो उसको ये रेगुलेट करता है। कैसे, इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाएगा तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की अपटेक को जो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन है उसको ये इन्हांस करवाएगा और इस तरह इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में जो है वो कम करेगा। ग्लीनाइड्स को हम लोग जो है वो सल्फोनाइल यूरियाज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो भी इंसुलिन को सिक्रीट करवा रहा है, ग्लीनाइड भी इंसुलिन को सिक्रीट करवाएगा। तो हाई इंसुलिन का लेवल की वजह से फिर ऐसे भी हो सकता है कि बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। ये हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो सीवियर भी हो सकता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ग्लीनाइड्स की, ग्लीनाइड्स का जो ऑनसेट है वो क्या है, रैपिड है। इसका ऑनसेट जो है वो रैपिड है, रैपिड एक्शन ये शो करता है। मतलब ये इसका जो ऑनसेट है ये हमें 2 हॉर्स में मिलता है, जबकि सल्फोनाइल यूरियाज का हमें 18 हॉर्स में, 20 हॉर्स में, 24 हॉर्स में मिलता है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 2 हॉर्स, रैपिड एक्ट करता है और शॉर्ट एक्ट करता है। 2 हॉर्स इसका क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जबकि सल्फोनाइल यूरियाज का 24 हॉर्स था, 18 हॉर्स था। इसका क्या है, 2 हॉर्स, जल्दी भी एक्ट करता है और शॉर्ट टाइम के लिए भी ये एक्ट करता है। और ये हम लोग लेंगे खाने से पहले, बिफोर मील से पहले, ताकि जब हम लोग खाना खाए ऑलरेडी बॉडी में इंसुलिन बना और बस ग्लूकोज को वो क्या करे, यूटिलाइज करवाए जल्दी। और ये वेल एब्जॉर्ब होता है जीआईटी से, ऑरली हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं और जीआईटी से ये वेल एब्जॉर्ब होता है। और मेटाबोलाइज इसको कौन करता है, इस ड्रग को, साइटोक्रोम P450 3A4।
यहाँ पे लिवर में साइटोक्रोम इसको मेटाबोलाइज करता है और देन ये एक्सक्रीट होता है बाइल में। बाइल में ये ग्लिनाइड्स जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? ग्लिनाइड्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शन कि ये हाइपोग्लाइसीमिया काज करता है, क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन को क्या पता ये बहुत ही ज़्यादा करवाए। जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा तो क्या होगा, इंसुलिन सारा के सारा ग्लूकोज यूज़ करवाएगा, बॉडी से स्टोर करवाएगा या फिर पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करेगा। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कुछ ज़्यादा ही कम होगा, तो इससे क्या होगा, बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा ये क्या करता है, वेट गेन, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है फैट्स में। तो ये इससे क्या होता है, बंदे को ओबेसिटी भी हो सकती है ग्लिनाइड्स की वजह से, क्योंकि सारा के सारा ग्लूकोज जो है वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। तो इंसुलिन क्या करेगा, सारा के सारा ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट करेगा फैट्स वगैरह में, तो बंदे का वेट जो है वो भी ज़्यादा हो सकता है। और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है ग्लिनाइड्स की, कि हम लोगों ने इसको हेपेटिक एम्पेयरमेंट में नहीं देना। हेपेटिक एम्पेयरमेंट की कंडीशन में इसको जो है वो नहीं देना, और जेम फेब्रोजल के साथ इसको नहीं देना। जेम फेब्रोजल हमारे पास क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी में डिक्रीज करने के लिए दी जाती है ड्रग है। इसके साथ हम लोग इसको नहीं देंगे, क्योंकि जेम फेब्रोजल क्या करती है, जो रीपाग्लिनाइड है, इसकी रीपाग्लिनाइड की जो प्लाज्मा लेवल है इसको क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। जब इसका प्लाज्मा लेवल ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये बहुत इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करवाएगा। जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा तो इससे ये हो सकता है कि बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया के चांस हो सकते हैं। तो जेम फेब्रोजल के साथ इस दोनों का ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है, तो हम लोग इन दोनों को एक साथ जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है बायोगोनाइड्स। थर्ड क्या है, थर्ड ओरल लोवरिंग डायबिटीज़ लोवरिंग ड्रग्स जो है वो हमारे पास है बायोगोनाइड्स। बायोगोनाइड्स ये इसमें हमारे पास जो ड्रग आती है वो है जस्ट मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन को हम लोग PCOS को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये मेटफॉर्मिन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इंसुलिन सेंसिटाइज़र है। इंसुलिन सेंसिटाइज़र मतलब इंसुलिन तो खुद बीटा सेल से रिलीज़ हो गया, लेकिन अब इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये मेटफॉर्मिन जो है ये इंसुलिन को इनके रिसेप्टर्स पे एक्ट करवाएगा, इंसुलिन के रिसेप्टर्स में सेंसिटाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा, और इंसुलिन जो है वो अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट कर पाएगा, और इस तरह ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। पहले अगर नहीं हो रही थी, ग्लूकोज जो वो सेल में नहीं जा रहा था, उसकी अपटेक नहीं हो रही थी, क्योंकि इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट ही नहीं कर पा रहा था, तो मेटफॉर्मिन इसको क्या करेगा, इन्हांस करेगा या फिर वापस अपनी जगह पे लाएगा। तो ये मेटफॉर्मिन क्या करता है, इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स। सल्फोनाइल यूरेस की तरह नहीं, लाइक वो इंसुलिन को सिक्रीट कर रहा था ना, तो ये बीटा सेल से ये इंसुलिन को सिक्रीट नहीं करवाता, ये जस्ट सेल से ग्लूकोज की अपटेक करवाता है। उन सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन की तरफ एक्शन शो नहीं कर रहे थे, तो मेटफॉर्मिन उसका एक्शन जो है वो इंसुलिन की तरफ शो करवाएगा, और बॉडी में जो ग्लूकोज बॉडी के सेल से ग्लूकोज की अपटेक करवाएगा। ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अलावा ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, जो लिवर जो है ग्लूकोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बनती है, ग्लूकोज, लाइक फैट्स और प्रोटीन से जो हमारे पास ग्लूकोज बनती है, उसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, लिवर में। तो उसको क्या करेगा, मेटफॉर्मिन रिड्यूस करेगा, तो इस तरह ग्लूकोज का लेवल जो है वो बॉडी में कम हो जाएगा। ग्लूकोज का अपटेक ज़्यादा करवाता है, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन इसकी ज़्यादा करवाता है, और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ करवाता है। कहाँ से, इंटेस्टाइन से। तो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या होगा, कम होगा, और बंदे का जो है ग्लूकोज जब कम होगा तो बंदे का वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह हम लोग इसको वेट लॉस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मेटफॉर्मिन है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट चॉइस यूज टू ट्रीट टाइप 1 डायबिटीज़,
क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जो है वो बहुत कम है, तो इसको हम लोग जो है वो फर्स्ट चॉइस में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये बहुत अच्छी ड्रग है, ये मतलब अच्छा काम करती है, तो इसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं मेटफॉर्मिन को। इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटफॉर्मिन की, इसको हम लोग ओरली यूज़ करते हैं। देन ओरली इसको यूज़ किया तो ये एक्सक्रीट होगा यूरिन में। सीरम एल्बुमिन के साथ ये बाउंड नहीं करती सीरम प्रोटीन्स के साथ, लाइक जो दूसरी ड्रग्स थी वो सीरम प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती थी, नहीं ये सीरम प्रोटीन्स के साथ बाइंड नहीं करती, और ये मेटाबोलाइज भी नहीं होगी, डायरेक्टली ये यूरिन में क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है मेटफॉर्मिन के, लॉन्ग टर्म अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, विटामिन B12 की डिफिशियंसी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास डायरिया इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आता है, नोजिया और वोमिटिंग, ये इसके क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब इसको नहीं देना, रीनल डिसफंक्शन में इसको नहीं देना, रीनल डिसफंक्शन में नहीं देना क्योंकि इसके लैक्टिक एसिडोसिस की जो है रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग रीनल डिसफंक्शन में इसको नहीं देते। एक्यूट MI में इसको नहीं देना, एक्यूट MI में इसको नहीं देना क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट फेलियर को मज़ीद जो है ये इसकी कंडीशन को वर्स कर सकता है, तो हार्ट फेलियर में इसको हम लोगों ने इसको नहीं देना, क्रोनिक हार्ट फेलियर हो या फिर एक्यूट हार्ट फेलियर हो, क्योंकि मज़ीद कंडीशन को सीवियर कर सकता है मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है ओरल ग्लूकोज लोवरिंग एजेंट, वो है थायाजोलिडाइनडायोन्स। ये हमारे पास ओरल लोवरिंग ड्रग है, ग्लूकोज लोवरिंग ड्रग। इसमें हमारे पास दो ड्रग आती हैं, एक है पायोग्लिटाजोन, दूसरा है रोजीग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन और रोसीग्लिटाजोन, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अच्छा ये क्या है, लाइक मेटफॉर्मिन क्या था फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, ये सेकंड या फिर थर्ड लाइन ड्रग है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, सेकंड और थर्ड लाइन ड्रग्स जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, ये थायोजोलिडाइनडायोन्स ये भी क्या करते हैं बाइगुएनाइड्स की तरह इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं, इंसुलिन को एक्ट करवाता है, उनके रिसेप्टर्स पे इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो डिसेंसिटाइज हो गए इंसुलिन की तरफ, तो इंसुलिन जो अपना काम नहीं कर रहा, तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग ये ड्रग्स यूज़ करते हैं तो ये जाके इनके रिसेप्टर्स में ऐसी चेंज लाएगा कि वो इंसुलिन की तरफ अपना एक्शन शो करेंगी, और इंसुलिन का जो काम है, जो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन है, वो फिर क्या होगा, सही हो जाएगा। ग्लूकोज की अपटेक को, ये बॉडी के सेल से ग्लूकोज की अपटेक को ज़्यादा करवाता है, इंसुलिन सेंसिटाइज़र है क्योंकि ये। तो ये इसका काम भी सेम लाइक बाइगुएनेट्स की तरह है कि इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन करवाता है सेल के ऊपर। एक्चुअली ये जो थायोजोलिडाइनडायोन्स हैं ये क्या करते हैं, ये जाकर PPAR, ये क्या है पर ऑक्सीजोम्स प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर आर, इनको एक्टिवेट करती हैं, इन रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट करती हैं। जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं, इंसुलिन का जो जीन है उसके ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस करती हैं। जब इंसुलिन जीन की ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो है वो उनका फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन के रिसेप्टर्स सेल के ऊपर लगेंगे, तो फिर उससे क्या होगा, तो ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन जो है वो इन रिसेप्टर्स पे ईजिली जो है आके एक्ट कर पाएगा और सेल को स्टिमुलेट करेगा कि ग्लूकोज की अपटेक करो, ग्लूकोज को बाहर से लो, तो इस तरह ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ये थायोजोलिडाइनडायोन्स का क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थायोजोलिडाइनडायोन्स जो है हम लोग इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हैं और कम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं इंसुलिन के साथ, लेकिन जब हम लोग इसको कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंसुलिन की डोज को थोड़ा मतलब रिड्यूस करके देंगे जब इसके साथ कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे। पायोग्लिटाजोन जो है रोसीग्लिटाजोन,
इसको हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं रोसीग्लूटाजोन को, क्योंकि इसके सीवीएस इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सीवीएस इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। और ये पायोग्लूटाजोन और रोजी, इनको हम लोग जो है वो ऑरली यूज़ करते हैं, और ये वेल एब्जॉर्प्शन होती है जीआईटी से। देन दोनों क्या करते हैं, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करते हैं, और मेटाबॉलिज्म इनकी कहाँ पे होती है, साइटोक्रोम P450 में इनकी मेटाबॉलिज्म होती है, लिवर के साथ, लिवर में जाके मेटाबोलाइज होते हैं। पायोग्लूटाजोन जो है वो ये रिमूव होता है बाइल में, जबकि रोसीग्लूटाजोन जो है वो यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन होती है। तो ये इसकी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़। अब हम इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तरफ आते हैं कि इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है। ये लिवर की टॉक्सिसिटी काज करता है, लिवर की टॉक्सिसिटी काज करता है। इसके अलावा ये ऑस्टियोपिनिया काज करता है। पायोग्लूटाजोन की जो ये इसके जो एडवर्स रिएक्शन है पायोग्लूटाजोन, ये ब्लैडर के कैंसर के रिस्क को इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है ब्लैडर कैंसर के रिस्क को। जबकि रोसीग्लूटाजोन ये क्या करता है, ये किस चीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ करता है, एमआई और एंजाइना के रिस्क को ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है रोसीग्लूटाजोन। इसके अलावा ये जो है वो वेट गेन करवाता है, वेट ज़्यादा करवाता है, और हार्ट फेलियर की कंडीशन को ये मज़ीद वर्स करता है। क्यों? क्योंकि ये जो पायोग्लूटाजोन, रोसीग्लूटाजोन, ये दोनों क्या करती हैं, फ्लूइड की रिटेंशन करवाती है बॉडी में। तो इससे जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है वो मज़ीद क्या हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है, ओरल लोवरिंग ड्रग, वो है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास दो ड्रग्स, एक कार्बोज और मैग्लिटोल, एक कार्बोज और मैग्लिटोल, ये दो ड्रग्स क्या हैं, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हम लोग इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, स्टमक से फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है, तो ग्लूकोज और डाइसेक्राइड्स में इसकी क्या हो गई, ब्रेकडाउन हो गई। किसकी प्रेजेंस में, जो पेंक्रियास से हमारे पास क्या आते हैं, एमाइलेज और सक्रेज वगैरह। पेंक्रियास से एमाइलेज और इंटेस्टाइन से जो सक्रेज जो सिक्रीट होता है, ये क्या करती है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन। तो हमारे पास इंटेस्टाइन में अब क्या है, ग्लूकोज और डाइसेक्राइड्स। तो ये ग्लूकोज और डाइसेक्राइड है हमारे पास इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, अब एब्जॉर्ब होंगी। तो ये जो ग्लूकोज है ये तो सिंगल यूनिट है, ये तो हमारे पास यूनिट है ना कार्बोहाइड्रेट का, सिंगल यूनिट, सिंपल यूनिट। तो ये तो इजीली जो है जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन ये जो डाइसेक्राइड है ये भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, लेकिन अब ये यहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो इस डाइसेक्राइड को भी क्या करना है, अब टूटना है सिंपल यूनिट्स में, ग्लूकोज के सिंपल यूनिट्स में। तो इस डाइसेक्राइड को तोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ पे इसी सेल्स में, इंटेस्टाइनल सेल्स में हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज ये क्या है, एंजाइम है जो इस डाइसेक्राइड को इसकी ब्रेकडाउन करती है सिंपल यूनिट्स में। तो ये डाइसेक्राइड ग्लूकोज में इसकी ब्रेकडाउन होगी, देन ये जो सिंपल यूनिट्स है ये क्या होंगे, इजली जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वैसे ये डाइसेक्राइड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ग्लूकोसाइडेज इसकी ब्रेकडाउन करवाएगा, देन ये एब्जॉर्ब होगा। तो 20% जो है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज 20% ग्लूकोज जो है वो डाइसेक्राइड फॉर्म में होता है, जिसकी ब्रेकडाउन ये ग्लूकोसाइडेज करेगा, और ये फिर देन यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। तो हम लोग क्या, हमारा मकसद क्या है, डायबिटीज़ में ग्लूकोज को कम करना ना। तो ये हम लोग क्या देंगे, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, जो हमारे पास क्या है, कार्बोज और मैग्लिटोल। ये ड्रग्स क्या करती हैं, इस ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट करती हैं, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज को। जब ये अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिट होगा तो डाइसेक्राइड की ब्रेकडाउन नहीं होगी, और इस तरह डाइसेक्राइड जो है वो सारा के सारा जो है वो इंटेस्टाइन में, फीसिस में लॉस हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस तरह से ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करेगी। लेकिन मसला ये क्या होगा, यहाँ पे डाइसेक्राइड सारा के सारा लॉस हो रहा है, तो इससे यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी है इंटेस्टाइन में वो बढ़ जाएगी। जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, दूसरा हमारे पास जो बैक्टीरिया है उनको अब क्या मिल गया है,
कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, तो बैक्टीरिया इन कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन, इनकी फर्मेंटेशन स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में मज़ीद यहाँ पे स्मोलैरिटी बढ़ जाएगी और वाटर सारा के सारा इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह हमें क्या होगा, डायरिया होगा, ऑस्मोटिक डायरिया होगा। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, जिनको क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड के लॉस होने का ख़तरा है कि मतलब डायरिया की वजह से बॉडी का सारा के सारा फ्लूइड और आयंस वगैरह जो है वो लॉस हो गए हैं। तो हाइपोटेंशन और हाइपोवोलीमिया का इसके क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स की जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि एक कार्बोज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अगर एब्जॉर्ब हो भी गया तो ये इजीली जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। जबकि मिग्लिटोल है ये वेल एब्जॉर्ब होता है जीआईटी में, जीआईटी में एब्जॉर्ब होगा और इसके सिस्टमिक इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है और अनचेंज ही, इसकी कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होती मिग्लिटोल की। डायरेक्टली ये जो है वो किडनी के थ्रू ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये इसकी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है। और इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैंने बता दिए कि इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है, जो डाइसेक्राइड है, वो बैक्टीरिया के लिए, फूड के लिए मिल जाएगा। बैक्टीरिया इसकी फर्मेंटेशन करेंगे जिसकी वजह से डायरिया होगा, फ्लैटुलेंस होगी। फ्लैटुलेंस क्या है कि गैस की प्रोडक्शन होती है, ज़ाहिर है फर्मेंटेशन में गैस बनती है ना, तो इस फ्लैटुलेंस जो एब्डोमेन में गैस की प्रोडक्शन होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। तो ये इसके क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4। डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो हैं एनाग्लिप्टन है, साक्साग्लिप्टन, सिटाग्लिप्टन, लिनाग्लिप्टन। तो ये 4 ड्रग्स ये क्या करती हैं, डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 को इनहिबिट करती हैं। डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 ये है क्या, ये हमारे पास एंजाइम है। फंक्शन इसका क्या है, जब हमारे पास स्टमक से इंक्रेटिन रिलीज होता है, इंक्रेटिन का क्या काम होता है, बीटा सेल से इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाना। तो इस इंक्रेटिन ने इंसुलिन प्रोड्यूस करवा दिया, अब इस इंक्रेटिन ने डिग्रेड भी तो होना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये एंजाइम है जो इंक्रेटिन को क्या करती है, डिग्रेड करती है, इसको ख़त्म करती है। तो डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 की हेल्प की वजह से। लेकिन कभी कभी ये जो डाइपेप्टाइडाइल 4 जो है ये कहाँ से बनता है, लिवर में बनता है। ये एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये लिवर में बनता है। कभी कभी इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी या फिर इसके जो एक्शन है ये कुछ ज़्यादा ही अपना एक्शन शो करेगा। तो जैसे ही इनक्रेटिन बनेगा स्टमक से, ये जल्दी जल्दी इसको डिग्रेड करेगा। तो इनक्रेटिन जो है वो पेंक्रियास की तरफ यह पहुँच ही नहीं पाएगा, अगर पहुँच भी गया तो इसकी कम अमाउंट पहुँचेगी, जिसकी वजह से हमारे पास कम इंसुलिन बनेगा। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इस DPP-4 को इनहिबिट करवाते हैं ताकि इनक्रेटिन जो हमारे पास जो है वो इजीली जो है वो पेंक्रियास तक अप्रोच करे और इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाए। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये जो है वो वेल एब्जॉर्ब होता है जीआईटी से। एनाग्लिप्टन और सिटाग्लिप्टन जो है ये एक्सक्रीट होती हैं यूरिन में। और जो साक्साग्लिप्टन है, ये साक्साग्लिप्टन जो है वो लिवर में साइटोक्रोम P453F4 के हेल्प से क्या होती है, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। इसकी मेटाबॉलिज्म जो साइटोक्रोम P453F4 करवाता है और देन ये जो है वो रिमूव होता है किडनीज के थ्रू, रिमूव बाय रीनल सिस्टम। लिनाग्लिप्टन जो है वो बाय इंटीरो हेपेटिक सिस्टम के थ्रू ये रिमूव होता है। और सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, डोज की एडजस्टमेंट करेंगे जब भी मतलब हेपेटिक वो कंडीशन हो, हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो, सिवाय किसके, लिनाग्लिप्टन के। लिनाग्लिप्टन की डोज एडजस्टमेंट के लिए ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती, जबकि बाकी को हेपेटिक इम्पेयरमेंट में हम लोगों ने क्या करना है, इनकी डोज को एडजस्ट करना है। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 की, कि ये नेज़ोफेरेंजाइटिस काज करता है, नेज़ोफेरेंजाइटिस। इसके अलावा ये हेडेक काज करता है और इंक्रीज करता है हार्ट फेलियर के रिस्क और जॉइंट पेन काज करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है ड्रग की वो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स।
सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स। हमारे पास क्या है, जब भी यूरिन में ग्लूकोज आता है, यहाँ से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, ये ग्लूकोज की फिल्ट्रेशन हो गई, यूरिन में ग्लूकोज आ गया, इस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज आ गया, तो ये ग्लूकोज वापस रीअब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, यहाँ से सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक साथ जो है वो क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो हम लोगों ने अब डायबिटीज़ में क्या करना है, ट्रीट करना है ना कंडीशन को, ग्लूकोज के लेवल को कम करना है ब्लड में। तो यहाँ से हम लोगों ने ये जो ड्रग है ये क्या करेगी, जो हमारे पास इसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं SGLT2 इनहिबिटर्स में हमारे पास जो ड्रग है क्या करेगी, इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करेगी। तो सोडियम और ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो सारा के सारा ये क्या हो जाएगा, यूरिन में लॉस हो जाएगा, और इस तरह ग्लूकोज के लेवल को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, रिड्यूस करवाएंगे। तो मसला यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन में ही एक्यूमुलेट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, स्मोलरिटी जो है यूरिन की बढ़ रही है, और ये सारा के सारा वाटर जो है वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम से, कहाँ पे, यूरिन में। तो इस तरह क्या होगी, वाटर जो है वो सारा के सारा ये भी क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है यूरिन में। तो बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, हाइपोवोलीमिया होगा, और दूसरा ये कि सोडियम का भी तो लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है। तो ये इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। तो इसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं SGLT2 में, वो है हमारे पास केनाग्लिफ्लोजन है, डापाग्लिफ्लोजन है, इम्पाग्लिफ्लोजन है, और इर्टुग्लिफ्लोजन है। ये हमारे पास ड्रग्स हैं जो ये वाला एक्शन जो है वो शो करती हैं, ग्लूकोज को इस तरह से कम करती हैं। और इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसको हम लोग ओरली यूज़ करते हैं, और मेटाबॉलिज्म इन ड्रग्स की जो है वो ग्लूकोरोनिडेशन के थ्रू होती है, ग्लूकोरोनिडेशन के थ्रू इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, और इनके इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और ये जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। और इसको हम लोग जो है इसकी जो डोज है वंस डेली जो है हम लोग इसको यूज़ करेंगे, मॉर्निंग के टाइम हम लोग यूज़ करेंगे इसको, और रीनल डिसफंक्शन में हम लोगों ने इसको नहीं देना। इसके एडवर्स रिएक्शन जो है वो क्या है, UTI। ये ज़्यादातर ये क्या काज करती है, UTI, क्योंकि ब्लड में क्या है, ग्लूकोज का लेवल जो यूरिन में ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो जो ड्रग्स जिनको, वो जो बैक्टीरियाज़ हैं जिनको ग्लूकोज पसंद है ग्रो करने के लिए, तो उनकी जो है वो ग्रोथ हो जाएगी, और इस तरह से हमें क्या होगा, UTI होगा। कीटोएसिडोसिस इसके एडवर्स रिएक्शन है, क्योंकि यूरिन में सारा के सारा ग्लूकोज लॉस हो रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी, तो अब ग्लूकोज जो है वो कहाँ से बनेगा, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन से। तो वह फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन से जब ग्लूकोज बनता है, तो पीछे क्या बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं। तो कीटोन्स बनते हैं, कीटोएसिडोसिस होगी, और इन लोगों की जो हमें क्या आएगी, इनके मुंह से कीटोन्स की स्मेल आएगी, तो कीटोन की वजह से कीटोएसिडोसिस हो सकता है। और क्या होगा, हाइपोटेंशन, क्योंकि सारा के सारा सोडियम जो वो यूरिन में लॉस हो रहा है, तो और साथ में वाटर भी लॉस हो रहा है, तो बंदे को हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ड्रग्स है जिसको हम लोग डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो है ब्रोमोक्रिप्टिन। ये क्या है, ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामीन एगोनिस्ट है, और कोलिसिवेलम, इसको भी यूज़ करते हैं डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। ये डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, और ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स है। तो इसको भी ये अननोन मैकेनिज्म के थ्रू ये भी क्या करती हैं, डायबिटीज़ को ट्रीट करती हैं।